हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स पूल में। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किए थे एक बार फिर से बता देता हूं उनको। वो टॉपिक थे नेशनलिज्म, फ्रेंच रिवोल्यूशन, नेपोलियनिक कोड, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। ये कुछ टॉपिक थे जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इट मींस स्लाइन का मतलब समझिए, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से फॉर्म हुआ और कैसे इसने यूरोप की बाकी सारी कंट्रीज को इंस्पायर किया कि वो भी नेशन स्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वहां के लोगों को किस तरीके से इंस्पायर किया, एनकरेज किया कि वो भी रिवोल्यूशन करें फ्रेंच रिवोल्यूशन की तरह, या उसी तरीके के कोई भी स्टेप्स उठाएं और क्या करें, वो भी डेस्पोटिक रूल से जो है वो आजाद हो जाएं। तो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो किस तरीके से एमर्ज हुई, कैसे वहां जो सोसाइटी है वो चेंज हुई, और किस तरीके से फिर अलग अलग तरीके से जो कंट्रीज हैं वो नेशन स्टेट के फॉर्म में आए। लेकिन आप एक चीज को समझ लीजिए कि कोई भी कंट्री हो, ठीक है, कोई भी शहर हो, कोई सिटी हो, कोई टाउन हो, कोई कंट्री हो, वहां अगर कुछ भी होता है या इस तरह का कोई भी रिवोल्यूशन या कोई भी चीज होती है तो उससे पहले ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि वहां की सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी कैसी है मतलब वहां रहने वाले जो लोग हैं वो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कितने एक जैसे हैं और कितने डिफरेंट हैं। क्योंकि जब तक लोगों की समस्याएं कॉमन नहीं होंगी तब तक लोग एक साथ नहीं आते हैं। या फिर सबसे बड़ी चीज है कि क्योंकि समस्या सॉल्व करने के लिए कौन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन जाएगा, कलेक्ट कौन होगा, जिन लोगों को दिक्कत होगी सिस्टम से वो उसका विरोध करेंगे और वही जो है कलेक्ट होंगे रेवोल्यूशन के लिए या किसी भी तरह के बदलाव के लिए। लेकिन अगर सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग लेवल के रहते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में हम देखें एक क्रीमी लेयर है, बहुत ज्यादा रिच है, एक उससे थोड़ा सा कम रिच क्लास है, उसके बाद मिडिल क्लास में भी दो क्लास बन गए, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास, और उसके बाद एक पुअर, और एक क्लास है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी जो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ वोटिंग में भी आपने देखा, तो वोटिंग वो लोग ज्यादा करते हैं जिन्हें उम्मीद होती है गवर्नमेंट से कि वो उनके लिए कुछ करेगी। और उम्मीद किन को होती है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन है या जो पुअर सेक्शन है, जो मिडिल क्लास है, वो वोटिंग में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इस पार्टी को, इस सरकार को वोट देंगे तो ये हमारे लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज, कुछ अच्छी स्कीम्स लाएंगे। लेकिन वहीं जो रिच क्लास है, जो क्रीमी लेयर है, वो बहुत ज्यादा वोट देने नहीं जाते। कारण है कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बनाए, कुछ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज का प्राइस राइज होता तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए गैस के, पेट्रोल के, डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं तो जो रिच क्लास है उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी मंथली इनकम इतनी अच्छी है कि वो उन हाई रेट पर, हाई प्राइस राइज पर भी आराम से गुजारा अपना कर सकते हैं, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ यूरोप में भी समझनी पड़ेगी कि नेशनलिज्म फ्रेंच आर्मीज के साथ यूरोप में पहुंच तो गया था, लेकिन किस तरीके से फैला, किन किन कंट्रीज में कैसे स्टार्ट हुआ, उसको समझना पड़ेगा। और उसे जानने से पहले हमें वो रीजन समझने पड़ेंगे, यानी वो कारण समझने पड़ेंगे, वो फैक्टर समझने पड़ेंगे जो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म के फैलने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। वो फैक्टर्स कौन से थे जो रेस्पॉन्सिबल थे कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म जो है इतनी तेजी से फैला? और वो उन फैक्टर्स में से एक, हमें मेन फैक्टर हमारा यही है कि हमें समझना पड़ेगा कि यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। तो जैसे कोई भी सोसाइटी हो उसमें कुछ ना कुछ डिवीजन जरूर होते हैं, जिसकी मैंने अभी बात की। या तो लोग अलग अलग रिलीजन में बटे हुए होते हैं या फिर कास्ट में बटे हुए होते हैं, और अगर कहीं पर जेंडर डिवीजन भी ना हो, सॉरी, अगर कहीं पर कोई डिवीजन ना भी हो, मतलब कास्ट डिवीजन ना हो या रिलीजियस डिवीजन ना हो, लेकिन एक डिवीजन है जो हर जगह रहता है, इकोनॉमिक डिवीजन, यानी अमीर और गरीब का, हायर क्लास, लोअर क्लास का। तो उसी ऑर्डर में हम पढ़ने जा रहे हैं एरिस्टोक्रेसी। हमने पढ़ा कि यूरोप में बहुत सारे एम्पायर्स और किंगडम्स थे। ज्यादातर पूरे यूरोप में बहुत सारे एम्पायर्स और किंगडम्स थे, और एक एम्पायर के कंट्रोल में बहुत सारी टेरिटरीज आती थी। अब इन सभी टेरिटरीज में कुछ लोग रिच क्लास और कुछ लोग पुअर क्लास थे। लेकिन जो रिच क्लास थे ये डोमिनेंट सोसाइटी थी। कहने का मतलब ये है कि एम्परर के बिहाफ पर काफी सारी पावर
इनको मिलती थी, क्योंकि इनके रिलेशंस जो हैं वो रॉयल फैमिली से, एम्परर से अच्छे होते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो पीजेंट्री थी, जो लोअर क्लास के पीपल थे, जो फार्मर्स थे, जो सबसे ज्यादा थे पॉपुलेशन में, ये उन पर एक तरीके से रूल करते थे। तो ये जो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है, या एरिस्टोक्रेसी का या एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग, या कहना चाहिए हाई या रॉयल फैमिली में जो व्यक्ति पैदा हुआ तो वो कहलाएगा एरिस्टोक्रेट। यानी एक ऐसा परिवार, एक ऐसी फैमिली या ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो कैसा है, जो पॉलिटिकली पावरफुल है, जिसके पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, सोसाइटी में उसकी इमेज बहुत बड़े व्यक्ति की, हाई फाई लाइफस्टाइल से रहने वाले व्यक्ति की है, और जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, उनको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। और इन्हीं लोगों के यही वो लोग थे जो उस समय यूरोप की बाकी की सोसाइटी को डोमिनेट करते थे। जैसे यहां एरिस्टोक्रेसी के बारे में दिया, तो अब एरिस्टोक्रेसी के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि तो यूरोप में सोसाइटी जो थी वो दो मेन ग्रुप्स में बटी हुई थी। पहला ग्रुप था एरिस्टोक्रेसी का। एरिस्टोक्रेसी वही जैसे आज हमारी फैमिली में सॉरी आज हमारे कंट्री में अगर हम एग्जांपल से आप समझें तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है हमारा, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, और इसके अलावा जो भी पैसे वाले जो लोग हैं सोसाइटी में, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो क्या हैं, वो उनको हम कह सकते हैं वो एरिस्टोक्रेट्स हैं, क्योंकि इनके संबंध जो हैं वो गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल लीडर से, इन सबसे इनके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होते हैं और उसका ये फायदा उठाते हैं। और ये सब किसके जोर पर करते हैं, अपने मनी पावर के जोर पर करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही था। तो एरिस्टोक्रेसी के फीचर पढ़ लेते हैं। ये न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप एरिस्टोक्रेसी, सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं, कौन ज्यादा कौन कम। तो एरिस्टोक्रेट्स जो थे, यानी जो हायर क्लास जो पीपल थे उस समय यूरोप में, ये न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप्स थे। अगर मतलब संख्या में देखें तो इनकी संख्या तो कम थी, लेकिन ये नंबर ऑफ पीपल तो कम थे इन कंपैरिजन टू पीजेंट्स यानी फार्मर्स, लेकिन फिर भी ये उन पर एक तरीके से रूल करते थे। रूल करने का कारण था वो ये कि दे ओन्ड एस्टेट्स, इस चीज को समझ लीजिए, दे ओन्ड एस्टेट्स इन टाउन्स एंड कंट्रीज, सॉरी कंट्री साइड होगा यहां, कंट्री साइड यानी टाउन में, टाउन के बाहर, शहर के बाहर इनके पास बड़ी बड़ी क्या थी, लैंड एरिया थे। जमीनें जो थी उस समय यूरोप में, वो ज्यादातर उसके जितने भी बड़े एरियाज थे वो कौन ओन करते थे, उनका कंट्रोलर, उनका ओनर कौन था, यही लोग थे, कौन, एरिस्टोक्रेट्स। क्लियर, कौन था, एरिस्टोक्रेट्स। कैसे थे, न्यूमेरिकली छोटे छोटे थे ग्रुप इनके, यानी कि संख्या में ये लोग कम थे, लेकिन फिर भी ये पीजेंट्री पर रूल करते थे एक तरीके से। उसका कारण है क्या, कि इनके पास बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स थे। आपने नाम सुना होगा, एस्टेट से ही बना है शब्द रियल एस्टेट, यानी बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं। तो इनके पास एक तरीके से बहुत सारा जो लैंड एरिया है, ज्यादातर जो जमीन है वो इनके कब्जे में थी, इनके कंट्रोल में थी। ठीक है, इन द टाउन्स, कहां, कस्बों में, शहरों में, और कंट्री साइड यानी शहर के बाहर के जो आसपास के एरियाज होते हैं उन पर, उन सभी यानी शहर और शहर के अंदर और बाहर आसपास के एरियाज में जो भी लार्ज लैंड एरियाज थे वो सब इन्हीं के कंट्रोल में हुआ करते थे। उसके ओनर ये लोग होते थे। यानी हम कह सकते हैं ये एक, जैसे भारत में उस समय जमींदार हुआ करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से ये एक लार्ज लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो कि एम्परर के बिहाफ पर एक तरीके से, या एम्परर का इन्फ्लुएंस होता था, इनका इन्फ्लुएंस होता था एम्परर पर, मतलब प्रभाव होता था, तो जिससे इनको ये एक्स्ट्रा पावर मिलती थी। और उसके बाद आता है यूनाइटेड बाई कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब ये लोग आपस में कैसे जुड़े हुए होते थे, मतलब इनमें भी तो अमीर और गरीब का हो सकता है, कोई किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी, कोई ज्यादा पैसे वाला, कोई से थोड़ा सा कम पैसे वाला, तो इनमें भी तो मतभेद हो सकते हैं। लेकिन ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे थे, ये भी सोसाइटी में अलग अलग सेक्शन से आते थे, लेकिन फिर भी ये जुड़े हुए थे क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल है, यानी कॉमन वे ऑफ लाइफ, ये जुड़े हुए किससे थे, इनमें एक चीज थी जो कॉमन थी, जो इनको एक ग्रुप में बना करके रखती थी, वो था इनका लाइफ स्टाइल। यानी इनका जो जीवन जीने का तरीका था वो था कॉमन वे ऑफ लाइफ स्टाइल। इनका लाइफ स्टाइल जो था वो बिल्कुल एक जैसा था। लाइफ स्टाइल एक जैसा मतलब इनके सभी के पास, किसी के पास पैसा कम, किसी के पास थोड़ा सा ज्यादा, किसी के पास प्रॉपर्टी थोड़ी कम, किसी के पास प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा, लेकिन इनके रहने सहने का तरीका बहुत ज्यादा लग्जरियस था। लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते थे, बड़ी बड़ी पार्टीज करते थे,
अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना पीना और क्या करना, बाकी जो पीजेंट्री वगैरह है उनसे रेवेन्यू कलेक्शन, इस तरह के सारे काम करते थे। तो इनका जो लाइफ स्टाइल है वो सेम था, जिसकी वजह से ये आपस में इनमें एक कॉमन बिलोंगिंग थी और ये एक साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट चीज आती है, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट चीज है फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस, यानी अलग अलग ग्रुप्स होते थे। जैसे हम भारत में अगर मान लें कोई दो ग्रुप ले लें, है ना, एक अंबानी ग्रुप हो गया, एक अडानी ग्रुप हो गया, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। और अब इन दोनों परिवारों के संबंध जो हैं वो कैसे होंगे भाई, लाइफ स्टाइल दोनों को, वो भी बिजनेसमैन वो भी बिजनेसमैन, बस कोई बड़ा बिजनेसमैन है कोई थोड़ा सा उससे छोटा है, ठीक। और इनमें क्या होते थे, जो संबंध होते थे, पारिवारिक जो संबंध है वो किससे बनते थे, विवाह के माध्यम से बनते थे, यानी टाइज ऑफ मैरिजेस। और ये क्या करते थे, जो एम्परर्स के जो क्लोज फैमिलीज होती थी, यानी जो एम्परर्स होते थे, जो सम्राट होते थे, उन एम्परर्स की जो फैमिलीज होती थी, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह होते थे, ये उनमें संबंध बनाते थे। किस तरीके से, शादियों के द्वारा, यानी टाइज ऑफ मैरिजेस। ये तरीका कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। एंशियंट टाइम में आपने देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया था, तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, जिससे कि उसके रिलेशन आगे भविष्य में चंद्रगुप्त मौर्य से अच्छे बने रहे। ऐसे ही अकबर के समय में भी हुआ था। अकबर ने भी कुछ जो राजपूत राजा थे बहुत शक्तिशाली थे, तो कुछ राजपूत राजाओं से युद्ध करके उनको हराया, कुछ को प्रॉपर्टीज दे दी, सूबेदारी दे दी, इस तरीके से उन्हें अपनी तरफ मिलाया। और जैसे और कुछ एक जगह क्या किया था, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, खुद की शादी की, अपने भाइयों की, बाकी लोगों की शादी करा करके उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे आगे अगर जब कभी वो राजपूतों के अगेंस्ट लड़े तो ये जो रिलेटिव जो उसके बन गए, ये उसका विरोध नहीं करेंगे बल्कि उसकी सहायता करेंगे, जैसा कि हुआ भी। तो पहले भी राजा वगैरह जो थे वो ऐसा करते थे, तो यहां पर भी ऐसा ही होता था। ये एरिस्टोक्रेट्स जो थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज से इनके संबंध होते थे, रिलेशन होते थे, और वो किसके द्वारा होते थे, टाइज ऑफ मैरिजेस, यानी ये अपने घर की बेटियों या लड़कों की शादी अपने से बड़े परिवारों में, या जिनके पास पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर ज्यादा होती थी, उन परिवारों में करते थे, जिससे वो भी इनके रिलेटिव हो जाते थे, और इस तरीके से इनके संबंध हुआ करते थे। नेक्स्ट, दे स्पोक फ्रेंच फॉर द डिप्लोमेटिक पर्पस, डिप्लोमेसी के लिए। यानी वैसे ये जो ग्रुप है एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप, इसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते थे, मतलब इनकी रीजनल लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो सकती थी, लेकिन ये आमतौर पर कौन सी भाषा बोलते थे, ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। क्या दिखाने के लिए फ्रेंच बोलते थे, अब आप समझ सकते हैं ये फ्रेंच भाषा क्यों बोलते थे। ये फ्रेंच भाषा इसलिए बोलते थे, फ्रेंच भाषा, क्योंकि फ्रांस में भी डेस्पोटिक रूल था उस समय तक, लेकिन बाद में चेंज हो गया। तो किसके लिए बोलते थे फ्रेंच भाषा, फॉर द डिप्लोमेटिक पर्पस, यानी अपना डिप्लोमेटिक पर्पस सॉल्व करने के लिए, राजनीतिक संबंधों को सुधारने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पहुंच बड़े बड़े एम्परर्स के साथ बढ़ाने के लिए ये फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए या डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप करने के लिए ये फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। तो इससे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर क्या क्या है। यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का जरूर आता है। यहां 5 पॉइंट्स दिए, इनमें से एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लिखने होते हैं, और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है क्या, कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो नंबर 1, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, ये एक स्मॉल ग्रुप था। दे ओन्ड एस्टेट्स इन टाउन्स एंड कंट्री साइड, इनके पास बड़ी बड़े एस्टेट्स थे, जमीनों के हिस्से थे, कहां, टाउन्स में और कंट्री साइड एरिया में। एंड दे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, और ये आपस में जुड़े हुए थे किससे, एक कॉमन लाइफस्टाइल से। नेक्स्ट है फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस, ये इनके जो परिवार थे वो जैसे वैवाहिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से इनके संबंध स्थापित थे। और नेक्स्ट है दे स्पोक फ्रेंच फॉर द डिप्लोमेटिक पर्पसेज, और अपने डिप्लोमेटिक पर्पस के लिए या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये एरिस्टोक्रेसी का जो पार्ट है वो समझ आ गया होगा। मैंने बात की थी कि सोसाइटी 2 हिस्सों में डिवाइड थी, एक पहला एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो हम जैसे आज के दौर में भी अगर हम कहें तो हम हायर क्लास जो सोसाइटी है, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जिसमें ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, ये सारे लोग, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं जो क्लास 1 के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, वो उन सबको हम इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके संबंध भी तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े लीडर से उनके रिलेशन होते हैं।
ठीक, गवर्नमेंट से उनके रिलेशन होते हैं। तो ऐसे ही एक क्लास था एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट है हमारा कौन सा, अ न्यू मिडिल क्लास। सॉरी, दूसरी चीज थी हमारी क्या, पीजेंट्री, पीजेंट्स। एक थे एरिस्टोक्रेट्स जो बहुत ज्यादा कैसे थे, बहुत अमीर थे, उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें यानी लैंड एस्टेट्स थे, लैंड एरियाज थे। लेकिन यहां पर क्या है, जो दूसरा हिस्सा था वो कैसे थे, पीजेंट्स थे। अब पीजेंट्स के फीचर्स में ज्यादा तो कुछ नहीं है, मेन चीज वही है, बताया था कि वो कैसे थे, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप थे और ये न्यूमेरिकली लार्ज। यानी देखिए आप, संख्या किसानों की ज्यादा थी लेकिन फिर भी ये दबे हुए थे, ये डोमिनेंट थे, या हम कह सकते हैं कि पीजेंट्स वर डोमिनेटेड बाय एरिस्टोक्रेट्स, यानी जो हायर क्लास के पीपल थे ये उनसे फिर भी डोमिनेटेड थे। कारण है क्योंकि सारी जमीन तो उनके पास थी और ये लंबे समय से क्या करते थे, उसी जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन ये उसके कौन थे, स्वामी नहीं थे। और इसी बात की सारी लड़ाई थी। नेपोलियन ने क्या किया था, दोबारा से याद कीजिए, कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिस्टोर्ड। उसने राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्टोर करा दिया था, यानी जो किसान वर्षों से, कई सालों से जमीन पर खेती कर रहे थे, वो जमीन अब उन्हीं की प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी थी। लेकिन यहां पर क्या है, यूरोप के बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा था, बाकी कंट्रीज में ये हो रहा था कि जमीनें जितनी भी हैं वो सारी किसके हाथ में थी, एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में थी। ठीक है, और उस पर खेती कौन कर रहे थे, ये पीजेंट्स उस पर खेती कर रहे थे। अब इसमें रेवेन्यू वगैरह इन पर लगते थे और रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, यानी कर्ज जो है इन पर लगातार, लोन है या फ्यूडल ड्यूज जो है वो इन पर बने रहते थे। अगर फसल खराब होती है, ये रेवेन्यू ढंग से नहीं दे पाते हैं, तो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह जो हैं, उनके जो ठेकेदार थे या जो कॉन्ट्रैक्टर्स वो इनके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए लगाते थे, वो इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। तो इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा मिजरेबल थी। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ा एरिस्टोक्रेट्स के बारे में, पीजेंट्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। अब दो क्लास थी, आम सिर्फ दो ही क्लास बटी हुई थी। जैसे हम आज भी देखें, हमारा जो मेनली जो समाज है वो बटा हुआ होता अमीर और गरीब के बीच में, लेकिन एक टाइम आया जब इसके बीच में एक नया क्लास डेवलप हो गया। वो नया क्लास क्या था, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन सा, द न्यू मिडिल क्लास, या हम कह सकते हैं आ न्यू मिडिल क्लास इसे हम कहेंगे। क्योंकि उस समय देखिए, अब यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो सोसाइटी थी यूरोप की वो कैसे चेंज हो रही थी। ठीक, क्योंकि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको बताया था सिर्फ दो ही तरीके के क्लास थे पहले, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्स। एक बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा पैसे वाला, लग्जरियस लाइफस्टाइल वाला, अच्छे पॉलिटिकल रिलेशनशिप वाला। वहीं दूसरा क्या था, दूसरा क्लास था पीजेंट्स का। अब इन दो अमीर और गरीब के बीच में एक नया क्लास बनना शुरू हो गया। अब ये नया क्लास कहां से बना, कैसे बना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में। क्लास 8th में आपको थोड़ी बहुत जानकारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में दी गई थी। लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी आप समझते होंगे औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी जब पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन है वो पहले किससे होता था, यानी हाथों के द्वारा होता था, या जो सिंपल टूल्स मशीन्स होते थे साधारण, उनसे होता था। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस यूरोप में प्रोग्रेस कर रही थी, नए नए इन्वेंशन हो रहे थे, नई नई मशीन बनाई जा रही थी, तो क्या किया कि फैक्ट्री में मजदूरों की जगह अब कौन आने लगा था, मशीनें आने लगी थी। जो काम पुराने सिंपल टूल से किया जाता था, उससे प्रोडक्शन काफी स्लो धीरे धीरे होता था, वो अब काफी तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, और ये सारी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, ये ब्रिटेन से मानी जाती है मेन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से हुई, अगर हम कॉमन कहें, यूनिफाइड कहें तो। ठीक है, इंग्लैंड से हुई, किंगडम ऑफ इंग्लैंड से। अब जैसे जैसे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि लगातार पूरे ब्रिटेन में मिल्स, फैक्ट्रीज खुलती चली जा रही थी, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन में डेवलप हुआ, और उसके बाद ये यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी फैलना शुरू हो गया। यानी जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इन सभी जगह क्या हुआ, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पहुंचा। यानी यहां पर भी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो तरीका था,
हाथों के द्वारा चीजें बनाने का तरीका था, वो अब रिप्लेस होने लगा किसके द्वारा, बड़ी बड़ी मशीन्स के द्वारा। नई नई मशीनें आती जा रही थी, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ जाता था और कॉस्ट जो लागत जो है वो कम आती थी। और प्रोडक्शन जब तेज होता था, मार्केट में डिमांड होगी, और प्रोडक्शन अगर आप टाइम पर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो मशीनों के थ्रू प्रोडक्शन तेजी से हो रहा था, जिससे जो भी यूरोपियन कंपनीज थी, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए तेजी से मिल्स, फैक्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश करती जा रही थी। अब आप कहेंगे कि सर इस कहानी का इस मिडिल क्लास से क्या लेना देना, ये मिडिल क्लास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से कैसे बनी? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ऐसे बनी कि भाई जब फैक्ट्री खुलेगी तो क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को जरूरत भी पड़ेगी, और उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग मिलेगी, और इन सारी चीजों के लिए लिटरेसी रेट का होना भी जरूरी है, यानी पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। अब जैसे जैसे फैक्ट्रीज आगे बढ़ती गई, खुलती गई, तो यूरोप के जो पीजेंट जो क्लास था जिसकी हम बात कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। पढ़ना लिखना स्टार्ट किया तो इनमें से कुछ लोग क्या बन गए, उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में उन्होंने भी इन बिजनेस स्किल्स को सीखा, फैक्ट्री स्किल्स को सीखा कि इंडस्ट्री कैसे चलाई जाती है। तो अब ये जो पीजेंट वाली जो क्लास थी, उसमें से कुछ लोग क्या बन गए, इन पीजेंट्स में से कुछ लोग बिजनेसमैन बन गए, ठीक, और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, यानी कुछ ने अपनी खुद की फैक्ट्री खोल ली, कोई होलसेलर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो क्या हुआ, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो सुधरने लगी, यानी वो पहले जो पीजेंट जो लोअर क्लास था वो उससे थोड़ा सा ऊपर आ गए। वो इतने अमीर तो नहीं हुए एरिस्टोक्रेट की तरह, और ना ही उतने गरीब रह गए किसानों की तरह, क्योंकि उनके अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री हो गई, उनकी इनकम अच्छी होने लगी। और इसमें कुछ प्रोफेशनल्स भी हो गए। प्रोफेशनल से मेरा मतलब है कि फैक्ट्री में अगर काम करेंगे, मशीन होगी तो इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। और लोग पढ़ रहे हैं कि आगे चल के उन्हें लग रहा है कि इंडस्ट्री के थ्रू अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो इंडस्ट्रीज में हमें जॉब मिलेगी, तो टीचर्स हो गए, साथ में कुछ लॉयर्स वगैरह हो गए। तो इस तरीके के लोग अब आने शुरू हो गए थे, यानी जो पीजेंट क्लास थी, जो पुअर क्लास थी, उसी में से एक नया वर्ग तैयार हुआ, एक नया क्लास लोगों का तैयार हुआ, जिसने अच्छी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की, ठीक है। और अच्छी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करने के बाद इनमें से कुछ लोग क्या, कुछ बिजनेसमैन बने, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बने, कुछ प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर्स वगैरह बन गए, और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती चली गई। यानी कि पीजेंट वाला जो क्लास था उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी गरीबी से, अपने पिछड़ेपन से बाहर आ गया। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये आ गया। यानी अब ये इतने अमीर, इतने हाई क्लास भी नहीं थे एरिस्टोक्रेट्स की जगह, और ना ही अब ये इतने गरीब रह गए थे पीजेंट्स की जगह। तो इसीलिए इनको नाम दिया गया क्या? मिडिल क्लास, अ न्यू मिडिल क्लास। अच्छा, ये जो न्यू मिडिल क्लास था, इसकी सोच भी कुछ अलग थी। सोच भी कुछ अलग थी कैसे? मतलब ये तो हुई इनकी इकोनॉमिक कंडीशन की बात, इसीलिए इनको न्यू मिडिल क्लास कहा गया। एक नया क्लास बना था एरिस्टोक्रेट और पीजेंट के बीच में, इन दोनों के बीच की स्थिति का था, इसीलिए इनको ए न्यू मिडिल क्लास कहा गया। क्लियर? इसमें कौन लोग थे? बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनलिस्ट, एजुकेटर्स, ये सारे लोग इसमें थे। अब चूंकि ये पढ़े लिखे थे, नौकरी कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, तो इनकी जो सोच थी वो थोड़ी सी डेवलप हुई। और इनकी सोच ये थी कि ये जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, या जो जमीन वगैरह जो एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में है, तो इनकी सोच बदली और इन्होंने धीरे धीरे अपनी वॉइस रेज करना शुरू कर दिया कि जमीन पर वास्तव में अधिकार जो है उसी का होना चाहिए जो लंबे समय से उस पर काम कर रहा है। क्लियर? उसी का अधिकार होना चाहिए जो लंबे समय से उस पर काम कर रहा है, उस पर मेहनत कर रहा है, यानी पीजेंट्स, ठीक। और दूसरी चीज इन्होंने ये भी कहा कि बिजनेस, प्रॉपर्टीज, ये बाकी सब पर जो है वो जिसका भी है उसी का अधिकार होना चाहिए, नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लोगों का अपना अधिकार होना चाहिए, जो चीज उन्होंने खुद उनकी ये मेहनत करके कमाई है। और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे एरिस्टोक्रेट्स वगैरह को राजाओं की तरफ से, वो सारी चीजें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब समान है और राजा के लिए सभी सिटीजन इक्वल होने चाहिए, यानी इक्वलिटी की बात की। और इन्होंने बात की किसकी? इंडिविजुअल फ्रीडम की, कि हर एक व्यक्ति को उसकी अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए। और ऐसे ही ये जितने भी लोग थे जिन्होंने इस काम को किया, जिनके अंदर ये सोच थी, ये ग्रुप धीरे 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 बड़ा होता जा रहा था, मिडिल क्लास। और इनकी जो सोच थी, जो मैं बता रहा हूं कि इक्वालिटी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, ये सारी जब इस तरीके की सोच इनकी डेवलप होने लगी, तो इन्हीं में से कुछ लोग जिनकी सोच डेवलप हुई, जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया, वही लोग कहलाए आगे चल के कौन? लिबरल्स। कौन कहलाए? लिबरल्स। अब लिबरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपने देखा
आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, एरिस्टोक्रेसी के बारे में, कि जो यूरोप की सोसाइटी थी वो मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी, एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेसी के फीचर्स हमने पढ़े, उसके बाद पढ़ा हमने पीजेंट्स के बारे में, एंड नेक्स्ट अ न्यू मिडिल क्लास। तो यहां से भी क्वेश्चन आया था कि न्यू मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग थे। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि न्यू मिडिल क्लास किन किन लोगों से मिलकर के बना था, तो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल, इन सभी से मिलकर के बना था। और इससे एक नई सोच जिसने जन्म लिया उसको बोला गया लिबरलिज्म, और इसको मानने वाले लोग, इस सोच वाले लोग जो कहलाए, जो कि न्यू मिडिल क्लास के ही लोग थे, वो कहलाए लिबरल्स, इसके जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लिबरलिज्म या लिबरल्स या आइडियो, या हम कह सकते हैं उसको लिबरल नेशनलिज्म, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जो भी पढ़ा है इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है आज जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, साथ में जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा और उसमें आपको मिल जाएंगे। और अब तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड नोट्स भी इस वीडियो के साथ में अटैच कर रहा हूं, आप उनको लिख लीजिएगा, किसी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।